हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 इतिहास हिस्ट्री का है। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है हमारे अतीत, भाग 2, अध्याय 1। अब देखिए, इस चैप्टर में नाम ही ये सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे अतीत के बारे में। इसका हम अध्याय 1 है हमारे अतीत। अब ये क्लास 6 का भाग 1 था, क्लास 7 का भाग 2 है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अब SCERT बिहार में भी NCERT का बुक जुड़ गया है क्लास 6 से 8 तक। तो ये SCERT यानी कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट, ट्रेसिंग चेंजेस ओवर 1000 ईयर्स। प्रारंभिक कथन क्या कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आज हम इतिहास के उस दौर में जा रहे हैं जहां एक हजारों साल में भारत ने देखे अनेकों परिवर्तन, नक्शे से लेकर भाषाओं तक, राजाओं से लेकर आम जनता तक। टुडे वी आर डिवाइंग इनटू चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 हिस्ट्री, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल कि इस हजारों वर्षों में जो है हमारे क्या क्या चेंजेज हुआ, क्या क्या चेंजेज हमें देखने को मिला। भारत ने इस पीरियड में बहुत ही अनेकों परिवर्तन किए हैं, नक्शे से लेकर भाषा तक। तो आज हम इस चैप्टर में यही चीज़ें देखेंगे कि पहले राजाओं क्या था, राजाओं का राज्य चलता था, अब आम जनता का चलता है। तो यहाँ तक की चेंजेस कैसे आई, किस तरह से हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरह की जगह को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया, या फिर पुराने नक्शों में भारत उल्टा क्यों दिखता था? अगर आप पुराने नक्शों की बात हम करें तो उसमें भारत क्या दिखता था, उल्टा दिखता था। तो ये क्यों दिखता था? In this video, we will explore exciting maps, surprising facts, and stories that will change the way you look at history. क्या आपने कभी सोचा कि भारत जैसा आज है वो हमेशा ऐसा ही था क्या? ये भारत में ये सारी चीज़ें जैसे अभी दिख रही है, क्या ये ऐसे ही था या फिर पहले कैसा था, किस तरह से था और ये चेंजेस कैसे हुई? Did you ever wonder, was India always the way it is today? क्या ये ऐसा ही था जैसा आज दिख रहा है? तो इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से चेंजेज हुआ और ये किस तरह से परिवर्तित हुए। तो नदियाँ हम देखते हैं कि चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज हुई। नदियाँ वही थी, पहाड़ वही थे, पर समय के साथ सब कुछ बदलता गया। जैसे कि जो कोई भी नदियाँ आज भारत में है वो तो पहले भी वैसे ही थी, जो पहाड़ है वो पहले भी वैसा ही था। तो समय के साथ क्या हुआ है कि सब कुछ बदलता गया। और कैसे बदला? राजा, रजवाड़े, भाषाएं, नक्शे, यहाँ तक कि नाम भी। From ancient scroll to medieval maps, from Sanskrit chants to the Persian poetry, India transformed across 1000 years. क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में भारत कैसा दिखता था? पहले हिंदुस्तान का क्या मतलब होता था? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी से हुई और हिंदुस्तान शब्द का क्या मतलब होता है? तो इस वीडियो में हम सबसे पहले अध्याय परिचय करेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम अध्याय परिचय करते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि पिछले हजारों वर्ष में भारत में क्या क्या परिवर्तन, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और भौगोलिक दृष्टि से क्या क्या परिवर्तनें हुई है इस हजारों वर्ष में भारत में। In this chapter, we will explore how India changed over the last 1,000 years, politically, socially, culturally, and geographically. नक्शों की भाषा बदली, नामों का अर्थ बदला और इतिहास को लिखने का तरीका भी बदला। Maps changed, name evolved, and even the way history was written transformed। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, तो चेंज हुई। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चेंजेज हुई। अगर हम बात करें राजनीतिक की, तो ये कैसे चेंजेज हुई, सामाजिक चेंजेज कैसे हुई, सांस्कृतिक चेंजेज कैसे हुई, तो ये सारे चीज़ चलिए हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। So let's see important questions and answers। So चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखते हैं और एक एक प्रश्न उत्तर को देखते हुए हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू कि इस चैप्टर में किस किस चीज़ों से रिलेटेड है। हम तो ये जान गए हैं अभी तक के इंट्रोडक्शन में कि हमारे भारत में जो हजारों वर्ष में चेंजेज हुई है, चाहे वो राजनीतिक चेंजेज हो, सामाजिक चेंजेज हो, सांस्कृतिक चेंजेज हो, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि प्राचीन काल में नक्शे का प्रयोग कौन करते थे। हु यूज्ड मैप्स इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में नक्शे का प्रयोग कौन करते थे, तो हमारा जो आंसर होगा, प्राचीन काल में नक्शों का प्रयोग मुख्य रूप से यूरोप के नाविकों और व्यापारियों द्वारा समुद्री यात्रा के लिए किया जाता था। In ancient times, maps were mainly used by European sailors and traders for sea voyages। तो ये कौन करता था, तो यूरोपियन नाविक और व्यापारी जो है वो समुद्री यात्रा के लिए करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। विच हिस्टोरियन यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारा जो आंसर होगा सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। किसने किया था, मिनहाज ए सिराज ने किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। द टर्म Hindustan was first used by the historian मिनहाज ए सिराज। तो इनके द्वारा हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये जो हिंदुस्तान का हिंद जो है वो हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हु यूज्ड द टर्म हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर जो हमारा होगा, हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में किया था। द टर्म हिंद वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अमीर खुसरो इन द 14th सेंचुरी। तो आपको याद रखना है कि हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। कब किया था, तो 14th सेंचुरी में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य युग में विदेशी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। इन द मेडिएवल पीरियड हु वाज रिफर्ड टू एज अ फॉरेनर।
तो ये मध्य युग में विदेशी का यूज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आंसर जो हमारा होगा वो होगा मध्य युग में विदेशी शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता था जो किसी दूसरे गांव से हो या अनजान हो। इन द medieval period, the term foreigner was used for the someone who belonged to another village or was unfamiliar। जो अनजान होते थे, दूसरे गांव के होते थे, उनके लिए विदेशी शब्द का यूज किया जाता था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, परदेसी को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द पर्शियन वर्ड फॉर फॉरेनर? फॉरेनर के लिए फारसी यानी कि पर्शियन वर्ड क्या है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फारसी भाषा में परदेसी को अजनबी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? तो अजनबी, परदेसी को अजनबी कहा जाता है। इन पर्शियन द वर्ड फॉर फॉरेनर इज़ अजनबी। तो आपको याद रखना है कि परदेसी को अजनबी कहा जाता है फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने दस्तावेजों व पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? वेयर आर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड? वेयर आर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड? इसको कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता था? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों को अभिलेखागार में रखा जाता था। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन आर्चिव्स। ये आर्चिव्स में क्या किया जाता था? तो प्रिजर्व करके रखा जाता था। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? 14वीं शताब्दी का प्रमुख इतिहासकार कौन था और उसने अपना वृत्तांत कब लिखा? तो 14वीं शताब्दी के प्रमुख इतिहासकार का नाम क्या था? हु वॉज द प्रोमिनेंट historian of the 14th century and when did he write his chronicle? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 14वीं शताब्दी का प्रमुख इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी था। उसने अपना वृत्तांत 1356 ईस्वी में लिखा। कब लिखा था? 1356 ईस्वी में। The prominent historian of the 14th century was Ziauddin Barni. He wrote his chronicle in 1356 CE। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच क्या प्रमुख परिवर्तन हुए? इस टाइम के बीच जो प्रमुख परिवर्तन है वो क्या क्या हुआ? What major changes took place between the 700 and 1750 CE? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 700 से 1750 ईस्वी के बीच प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित थे। सिंचाई में रहट यानी कि जल चक्र का प्रयोग, कताई में चरखे का उपयोग, युद्ध में अग्नि शस्त्रों यानी कि फायर आर्म्स का प्रयोग तथा खाने में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का प्रचलन। तो ये सारी चीज़ें चेंजेज हुए। बिटवीन 700 एंड 1750 CE, the major changes included use of Persian wheels in irrigation, introduction of spinning wheel in weaving, use of firearms in warfare, and the adoption of potatoes, maize, chilies, tea and coffee in food habits। तो ये सारे चेंजेस हुई है कब? तो 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिला है।
तो जो हैबिटेट में था कि खाने के हैबिटेट में वो पोटैटोज, मेज, चिली, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें प्रचलित था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि 700 से 1750 ईस्वी के काल में किस समुदाय का महत्व बढ़ा, कि इस पीरियड में जो है किस समुदाय का महत्व बढ़ा। विच ग्रुप गेन्ड importance during the period from 700 to 1750 CE। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इस काल में राजपूत समुदाय का महत्व बढ़ा। During this period, the nobility, royal envoys and the prince gained importance। तो इसी सब का क्या हुआ, तो महत्व बढ़ा था किसका, तो राजदूत का यानी कि राजपुत्र का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि राजदूत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। Who was referred to by the term राजदूत। एम्बेसडर, ये राजदूत यानी एम्बेसडर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा राजदूत शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे किसी राजा या राज्य की ओर से दूसरे राज्य में संदेश या प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाता है। तो इसके लिए राजदूत का शब्द का प्रयोग होता था। द टर्म राजदूत वॉज यूज्ड फॉर अ पर्सन सेंट बाय अ किंग और स्टेट टू डिलीवर मैसेज और रिप्रेजेंट द किंगडम इन अनदर स्टेट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राजदूत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजपूत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। हु वॉज रिफर्ड टू बाय द टर्म राजपूत। राजदूत तो हमने समझ लिया, अब देखते हैं कि राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय वर्ण के लोगों के लिए किया जाता था जो प्रायः योद्धा होते थे। तो जो क्षत्रिय वर्ण के क्षत्रिय समुदाय के लोग होते थे उनको राजपूत कहा जाता था और ये प्रायः क्या होते थे, योद्धा होते थे। द टर्म राजपूत वाज यूज्ड फॉर पीपुल बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय वर्ण हु वेयर जनरली वॉरियर्स। वो क्या होते थे, तो वॉरियर्स होते थे, योद्धा होते थे, तो उनके लिए यूज़ होता था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मेंट बाय हैबिटेट। पर्यावास जिसको कहा जाता है हिंदी में हैबिटेट को। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पर्यावास से तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली से है। जो हैबिटेट होता है वहाँ का इन्वायरमेंट, उस एरिया का इन्वायरमेंट और वहाँ रहने वाले पर्सन के लिए होता है, उसके जीवन शैली आर्थिक सामाजिक स्थितियों से होता है। तो हैबिटेट रिफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल लिविंग देयर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए नियम कौन बताती थी। हु मेड रूल्स टू रेगुलेट सोशल बिहेवियर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए नियम स्वयं जातियां बनाती थी। कौन बनाती थी, तो अपने अपने जाति के लोग अपने अपने लिए व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए नियम बनाते थे। द कम्युनिटीज themselves made rules to regulate social behavior। तो याद रखना है कि स्वयं जातियां अपने लिए अपना व्यवहार नियंत्रण का रूल बनाती थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि जाति के नियमों का पालन कराने वाली संस्थाओं को क्या कहा जाता था। What were the institutions called the enforced caste rules।
जो कास्ट रूल्स को पालन करने वाल कराती थी उस संस्था को क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर जो होगा, जाति के नियमों का पालन कराने वाली संस्थाओं को जाति पंचायत कहा जाता था। द इंस्टीट्यूशंस दैट enforced caste rules were called कास्ट पंचायत। तो आपको याद रखना है कि कास्ट पंचायत कहा जाता था उसको, जाति पंचायत कहा जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। शिहाबुद्दीन कौन था और उसने किस ग्रंथ की रचना की? Who was Shihabuddin and what work did he compose? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा शिहाबुद्दीन मिस्र इजिप्ट का रहने वाला था। उसने मशालिक अल अबसार की ममालिक अल अमसार नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये आपको याद रखना है, शहाबुद्दीन कहाँ के थे? तो इजिप्ट के रहने वाले थे और उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की थी वो था मसालिक अल अबशार और ममालिक अल अमसार। शहाबुद्दीन वाज फ्रॉम इजिप्ट। ही कंपोज द वर्क टाइटल मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मुगल वंश का पतन किस शताब्दी में हुआ? इन विच सेंचुरी डिड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी ऑकर? मुगल वंश का पतन 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी ऑकर इन द 18th सेंचुरी। तो आपको याद रखना है कि मुगल वंश का पतन 18वीं शताब्दी में हुई थी, 18th सेंचुरी में हुई थी। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संरक्षण से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय पैट्रोनेज? ये जो संरक्षण है इससे क्या तात्पर्य है? पैट्रोनेज से क्या तात्पर्य है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा संरक्षण से तात्पर्य है कोई प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा प्रदान करता है। पैट्रोनेज refers to a wealthy or influential person who provides support or assistance to an artist, craftsman, scholar और novel। तो जो धनी व्यक्ति इस सब वर्ग के व्यक्ति को मदद करता है या सहारा देता है उसे ही हम संरक्षण कहते हैं, पैट्रोनेज कहते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में कब पहुंचा? When did the message of the Quran reach India? कि ये कुरान शरीफ जो है ये इंडिया में कब पहुंचा? तो हमारा जो आंसर होगा वो है कि कुरान शरीफ का संदेश 7वीं सदी में व्यापारियों के जरिए भारत पहुंचा। The message of the Quran reached India in the 7th century through traders। तो ये कुरान शरीफ जो है वो हमारे इंडिया में व्यापारियों के द्वारा आया था। इसका संदेश कब? तो 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि शिया मुसलमान अपना नेता किसे मानते थे? Whom did the Shia Muslim considered their leaders? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा शिया मुसलमान पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना नेता मानते थे। किसको? तो पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली, उसको अपना नेता मानते थे। द शिया मुस्लिम कंसिडर्ड अली द सन इन लॉ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद एज देयर लीडर।
चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि सुन्नी मुसलमानों में कौन प्रमुख होता था? सुन्नी मुसलमानों में कौन प्रमुख होता था? हु वॉज कंसिडर्ड द लीडर अमॉन्ग सुन्नी मुस्लिम? तो सुन्नी मुस्लिम में कौन प्रमुख होता है? तो चलिए आंसर की तरफ देखते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सुन्नी मुसलमानों में खलीफा, कालिफ प्रमुख होता था। अमॉन्ग सुन्नी मुस्लिम द कालिफ वाज कंसिडर्ड द लीडर। तो यही खलीफा यानी कि कालिफ जो होता था वो प्रमुख लीडर होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 है, भारत के इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स? कि ये 3 पीरियड्स में किसने बांटा? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन कौन सा था? तो पहला था हिंदू काल, हिंदू पीरियड। दूसरा था मुस्लिम काल, मुस्लिम पीरियड। और तीसरा था ब्रिटिश काल, ब्रिटिश पीरियड। 19th century British historian divided Indian history into 3 periods. That is, first Hindu period, second is Muslim period and the third is British period. तो इस 3 काल में बांटा गया था, अंग्रेज के इतिहासकारों ने इसको बांटा था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड हिस्ट्री डेराइव्ड? तो इसको किस भाषा से डेराइव किया गया था? तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर जो है होगा क्या होगा। तो इतिहास शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। द वर्ड हिस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। तो ये आपको याद रखना है कि ये ग्रीक शब्द से लिया गया और वो ग्रीक शब्द कौन सा था? तो हिस्टोरिया था, हिस्टोरिया से हिस्ट्री लिया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। इतिहासकार किन स्रोतों से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे? फ्रॉम विच सोर्सेस डू हिस्टोरियंस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट? तो आज तो हमारे पास सारे पास्ट चीज़ें रिटेन में है, लेकिन उन लोगों के टाइम में वो लोग पास्ट की जानकारी कैसे लेते थे? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इतिहासकार पांडुलिपियों, दस्तावेजों, पुरातात्विक अवशेषों और मौखिक परंपराओं से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिस्टोरियंस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एंड ओरल ट्रेडिशनल। तो इस सब के थ्रू वो क्या करते थे? जानकारी प्राप्त करते थे अतीत के बारे में। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है कि पांडुलिपियों को किस पर लिखा जाता था? ऑन व्हाट मटेरियल्स वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटेन? कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन सी मटेरियल पे लिखा जाता था? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पांडुलिपियों को भोजपत्र, तारपत्र और कभी कभी चमड़े पर लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर रिटेन ऑन birch bark, palm leaves and sometimes on leathers। तो ये इस सारी चीज़ों पे पांडुलिपियों को लिखा जाता था। तो आपको याद रखना है कि ये भोजपत्र, तारपत्र और कभी कभी तो चमड़े पर भी लिखा जाता था पांडुलिपियों को। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इतिहास में काल विभाजन का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री? कि हिस्ट्री में पेरियोडाइजेशन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा काल विभाजन से इतिहास को समझने में आसानी होती है
और समय के साथ हुए परिवर्तनों का अध्ययन सरल होता है। पेरियोडाइजेशन हेल्प इन easily understanding history and studying the changes over times systematically। तो एक सिस्टम के थ्रू हम समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं और हमारे लिए इजी होता है काल विभाजन से कि किस समय में क्या परिवर्तन हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि 700 से 1750 ईस्वी के दौरान भारत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई? What major events took place in India between 700 and 1750 CE? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इस अवधि में प्रमुख घटनाएं थी। क्या क्या थी? तो नई जातियों और धार्मिक परंपराओं का उदय, इस्लाम धर्म का आगमन और प्रसार, राज्य निर्माण और साम्राज्यों का विकास तथा विदेशी यात्रियों का भारत आना। तो इसी समय में, इसी अवधि में जो है क्या हुआ, तो नई नई जाति बने, धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ और इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और प्रसार हुआ। Major events during this period included rise of new caste and religious traditions, introduction and spread of Islam, formation of kingdoms and empires, and arrival of foreign travelers in India। तो इसी टाइम में जो है फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आया था, विदेशी यात्रियों भारत में आना शुरू किए थे। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है कि इतिहास लेखन में हस्तलिखित पांडुलिपियों का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन हिस्टोरिकल राइटिंग? आंसर होगा कि हस्तलिखित पांडुलिपियां अतीत की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें तत्कालीन समाज, संस्कृति, शासन व्यवस्था और धार्मिक विश्वासों का विवरण मिलता है। हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। दे डिस्क्राइब द सोसाइटी, कल्चर, गवर्नेंस एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दैट टाइम। तो हस्तलिखित में ये सारी चीज़ें मिलती है और इस सारी चीज़ों पे क्या होता है कि विश्वास का विवरण मिलता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि तारपत्र और भोजपत्र से बनी पांडुलिपियां आज किस स्थिति में है? व्हाट इज द करेंट कंडीशन ऑफ manuscripts made from palm leaves and birch bark? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा आज के पांडुलिपियां प्रायः क्षतिग्रस्त है, कई फटी हुई है या मिट चुकी है, जिससे इन्हें पढ़ना कठिन हो गया है। क्या हो गया? तो बिल्कुल ही कठिन हो गया है क्योंकि ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। टुडे दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स आर mostly damaged, many are torn or faded, making them difficult to read। जब भी वो टर्न हो गया है, फट गया है, फेडेड हो गया है, मिट चुका है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन हो गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतिहासकारों के लिए अतीत को समझना क्यों चुनौतीपूर्ण है? Why is it challenging for historian to understand the past? तो देखिए जब पास्ट रिटन था ही नहीं तो डिफ़िकल्ट तो होगा ही। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है कि ये चुनौतीपूर्ण क्यों था। क्योंकि उपलब्ध स्रोत अधूरे, बिखरे हुए और विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखे गए हैं, जिससे अतीत की सही व्याख्या कठिन हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देश आज़ाद कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में रिटन मिला हुआ है। तो हम लोग अपने अतीत के बारे में इजली समझ जाते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, कैसे क्या हुआ। लेकिन जो सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा ही। तो बिकॉज द अवेलेबल सोर्सेज आर इनकम्प्लीटेड, स्कैटर्ड एंड रिटन फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट द पास्ट एक्यूरेटली। तो ये इसीलिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मुग़ल शासकों ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखवाने के लिए किसे नियुक्त किया था? Whom did the Mughal rulers appointed to the write the history of their region? तो their reign क्या था उसका? तो चलिए देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। मुग़ल शासकों ने अपने दरबारी इतिहासकारों को नियुक्त किया था। तो मुग़ल ने अपने दरबारी के लिए किसको? इतिहासकारों को नियुक्त किया था। द मुग़ल रूलर्स अपॉइंटेड देयर कोर्ट हिस्टोरियन टू डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री ऑफ देयर रेन। तो ये आपको याद रखना है कि वो एक इतिहासकारों को अपने दरबारी में नियुक्त किए थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि मशालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार किसने लिखा था और इसका महत्व क्या था? Who wrote मशालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? तो हमारा जो आंसर होगा, हम लोग इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखे हैं कि ये किसने लिखा था, किसका वृतांत था? तो ये शिहाबुद्दीन ने लिखा था। तो यह ग्रंथ शिहाबुद्दीन ने लिखा था। इसमें 14वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इट वॉज रिटेन बाय शिहाबुद्दीन। इट डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 14th सेंचुरी इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि शिहाबुद्दीन लिखे थे और इसमें क्या था कि जो स्थिति थी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक की, उसका वर्णन किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है कि इस काल में कौन सी नई धार्मिक परंपराएं उभरी? कि इस काल में कौन सी नई धार्मिक परंपराएं उभरी? विच न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड? आंसर जो होगा वो होगा इस काल में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा जैसी कि धार्मिक धाराएं उभरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिलीजियस मूवमेंट लाइक द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी ट्रेडिशन इमर्ज्ड। तो इस काल में यही हुआ था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है। तो 33 क्वेश्चन में है कि इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड हिस्ट्री डिराइव्ड? तो ये किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो इस इतिहास शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। द वर्ड इतिहास इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है कि इतिहास संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। लेकिन वही अगर आपको पूछा जाए कि हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, तो हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से लिया गया है। याद रखिएगा दोनों चीज़ें, हमने दोनों क्वेश्चन देखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस कालखंड को मध्यकाल कहा जाता है? विच पीरियड इज नोन एज द मिडिएवल पीरियड? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस कालखंड को मध्यकाल कहा जाता है? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल कहा जाता है। द पीरियड फ्रॉम 700 CE to 1750 CE इज नॉन एज द मिडिएवल पीरियड। तो इस काल को मध्यकाल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है कि मध्यकाल के दौरान व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ? व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन ट्रेड ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड? कि मध्यकालीन काल में जो है
व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ? तो चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर जो हमारा होगा, व्यापार में नए मार्ग विकसित हुए और व्यापारियों का महत्व बढ़ा। न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप्ड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडर्स इंक्रीज्ड। तो इसमें नए नए मार्ग विकसित हुए थे व्यापार के, और व्यापारियों का महत्व भी क्या हुआ था? तो बढ़ा था। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में कृषि क्षेत्र में क्या मुख्य विकास हुआ? व्हाट वेयर द मेजर डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड? कि मेडिएवल पीरियड में जो है एग्रीकल्चर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या मुख्य विकास हुआ था? तो आंसर हमारा होगा कि सिंचाई के लिए रहट यानी पानी खींचने का यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ। इससे पहले डिफ़िकल्ट होता था एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आसपास के कुआं नदी से पानी भर भर के पटाया जाता था, लेकिन सिंचाई के लिए जो है इस टाइम में पानी खींचने का यंत्र का प्रयोग शुरू हुआ। द यूजेस ऑफ पर्शियन व्हील्स फॉर इरिगेशन बिगेन। तो पर्शियन व्हील्स का इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए शुरुआत हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मध्यकाल में समाज किस प्रकार से बदल रहा था? हाउ वाज सोसाइटी चेंजेस ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, नई जातियां, समुदाय और पेशे उभर रहे थे और समाज अधिक जटिल बनता जा रहा था। न्यू कास्ट्स, कम्युनिटीज एंड प्रोफेशंस वेयर इमर्जिंग, मेकिंग सोसाइटी मोर कम्प्लेक्स। तो इस टाइम में क्या हुआ कि नई जातियां, समुदाय और पेशे जो थे वो उभर रहे थे और समाज अधिक जटिल बनता जा रहा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन सोसाइटी? तो इसका इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, जो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं ना। ये जो जातिवादी भेदभाव है उसका हम लोग आज तक सामना कर रहे हैं। तो वही चीज़ें पूछा जा रहा है कि उस समाज का जो जातिवादी व्यवस्था हुआ उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर होगा कि जाति व्यवस्था ने समाज को विभिन्न वर्गों में बांट दिया और सामाजिक भेदभाव को जन्म दिया। एग्जैक्टली जिसका सामना हम लोग आज तक कर रहे हैं। द कास्ट सिस्टम divided society into different groups and led to social discrimination। तो इसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सामाजिक भेदभाव का उत्पत्ति हुआ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अभिलेखगार का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्चिव्स? कि अभिलेखागार का क्या महत्व है, आर्चिव्स का क्या इम्पोर्टेंस है? तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर जो होगा वो होगा, अभिलेखागार में पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाता है जो इतिहास के अध्ययन में सहायक है। आर्चिव्स प्रिजर्व ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स विच आर क्रूशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडी। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको प्रिजर्व किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, जो कि क्रूशियल और हिस्ट्री स्टडी के लिए बहुत ही ईजी होता था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है कि पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता था? व्हाट मटेरियल्स वेयर यूज्ड टू प्रिपेयर मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग होता था, यूज होता था? तो चलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ताड़पत्र, भोजपत्र, चमड़ा, कपड़ा और कागज़ का उपयोग होता था। तो पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए इस सारी चीज़ों का उपयोग होता था। पाम लीव्स, बिर्च बार्क, लेदर, क्लॉथ्स,
and paper were used to prepare manuscripts। तो इस सारे मटेरियल्स का यूज होता था। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इतिहासकार पुराने स्रोतों का विश्लेषण कैसे करते थे। हाउ डू हिस्टोरियंस एनालाइज ओल्ड सोर्सेस। इतिहासकार स्रोतों की तुलना करते हैं, उनकी प्रामाणिकता की जांच करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से उनका अध्ययन करते हैं। हिस्टोरियन कंपेयर सोर्सेस, वेरीफाई देयर ऑथेंटिसिटी एंड स्टडी देम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी अध्ययन करते हैं, स्रोतों की तुलना करते हैं और उसके प्रामाणिकता की जांच करते हैं कि ये कितना प्रतिशत सही है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन की तरफ कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और उसका क्या क्या कंक्लूजन निकला, कि हमें क्या क्या चीज़ें हमने जाना। इन टूडेज चैप्टर वी अंडरस्टूड हाउ सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर इवॉल्व ओवर टाइम। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से हमारे भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चेंजेज हुई किस तरह से इस पीरियड में। तो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ पास्ट, इट शेप आवर प्रेजेंट एंड गाइड्स फॉर आवर फ्यूचर। एग्जैक्टली देखिए, जो हमारा हिस्ट्री है वो हमें सिर्फ एक स्टोरी नहीं देता है, बल्कि वो हमारे प्रेजेंट को गाइड करके फ्यूचर बनाता है। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड लर्निंग फ्रॉम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू फाउंड दिस जर्नी इंटरेस्टिंग एंड इनरिचिंग। तो आप लोग को मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ने में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लोर द की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि हजारों वर्षों में कैसे चेंजेस हुई इंडिया में। नाउ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट knowing the past, it's about building a better future. If you found this video helpful, please like and subscribe, and don't forget to like it, share it with your friends and subscribe to the channel. आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें, मज़ा आया, आपको समझ में आया अच्छे से, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आगे और भी वीडियो इसी तरह का NCERT सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। वी विल मीट अगेन सून विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।
है।